एक चलती हुई एम्बुलेंस में महिला के साथ गैंग रेप। आखिर कहाँ जा रहा है हमारा भारत और आखिर कब तक झेलती रहेंगी भारत की बेटियां ये सब कुछ। तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी, ये कब, कैसे, कहाँ और आखिर क्यों हुआ। This comes after a 26-year-old woman, aspirant of Home Guard, was allegedly gang raped inside a moving ambulance. And a horrific incident that unfolded in East Indian state of Bihar has shocked the nation. A woman participating in a Home Guard recruitment drive was allegedly gang raped in a moving ambulance. बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के गया में एम्बुलेंस में महिला से गैंग रेप किया गया है। वेलकम बैक टू द साइली टीवी। एक एम्बुलेंस उम्मीद का सिंबल होती है। इट्स अ सैनिटरी ऑन व्हील। एक वादा कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, जब आप सबसे ज्यादा असहाय होंगे, जब आप सबसे ज्यादा दिक्कत में होंगे, तब मदद रास्ते में होगी, जिसे हम एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही सैनिटरी एक पिंजरा बन जाती है? क्या होता है जब वही लोग जिन्हें आपको बचाने के लिए भेजा गया है, वही लोग शिकारी बन जाते हैं और आपका शिकार करते हैं। बिहार में जुलाई की एक गर्म दोपहर में देश की एक बेटी जो अपने कम्युनिटी को सर्व करने के लिए सुनहरा सपना देखती है, उसके उसी सपने को सबसे बेरहमी तरीके से तोड़कर ये एहसास दिलाया गया कि देश अभी भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एक भयानक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दर्दनाक 15 मिनट के सफर के बारे में है जिसने उस सिस्टम को चौंकाने वाली कमियों को एक्सपोज कर दिया, जिसे हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है। ये केस की पूरी कहानी है, एक ऐसा केस जो हम सबको एक डरावना सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? कौन है इस धरती पर जिस पर कोई भी लड़की भरोसा कर सकती है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो ये कहानी सुनना मुश्किल है, लेकिन इसको बताया जाना जरूरी है ताकि समाज को पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आप हमारे सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराने और विक्टिम के लिए जस्टिस मांगने में विश्वास रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक आवाज मायने रखती है। सेक्शन 1, अ ड्रीम ऑफ सर्विस। 24 जुलाई 2025 को बोध गया में बिहार मिलिट्री का पुलिस यानी वीएमपी 3rd का ग्राउंड बेचैन उम्मीदों से गूंज रहा था। सैकड़ों जवान लड़कियां वहां एक ही रीजन से आई हुई थी और रीजन था बिहार होम गार्ड ज्वाइनिंग। कईयों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी थी और कईयों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। ये एक स्टेबल करियर, एक मकसद भरी जिंदगी और उस वर्दी को पहनने का गर्व था जिससे समाज में एक अलग इज्जत मिलती है। उनके बीच एक 26 साल की महिला भी थी। बाकी सब की तरह उसने भी कठिन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की तैयारी में अपने शरीर को हद तक पुश किया था। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव उसके लिए एक बेहतर भविष्य का दरवाजा था। वो उस परेड ग्राउंड पर खड़ी थी, ये साबित करने के लिए कि वो भी इस जॉब के लिए तैयार है। उसके पास भी देश सेवा के लिए जरूरी हिम्मत है। लेकिन जैसे ही वो दौड़ी, झुलसा देने वाली गर्मी और जबरदस्त थकान उस पे हावी हो गई और वो लड़खड़ाई और फिर बेहोश होकर उसी जमीन पर गिर गई जहां उसकी नई जिंदगी के लिए एक नई सीढ़ी बनने वाली थी। सेक्शन 2, द 15 मिनट्स ब्रेक डाउन। जब कोई इमरजेंसी होती है तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस जवान लड़की के बेहोश होने के बाद ऑफिशियल्स ने वही किया जो उम्मीद थी। उन्होंने उस एम्बुलेंस को बुलाया जो खास इसी काम के लिए रिक्रूटमेंट वेन्यू पर तैनात थी। फिर क्या, लड़की को उस एम्बुलेंस के अंदर लिटाया गया, जिसके बाद उसकी लाचारी का बेरहमी से फायदा उठाया गया। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए और एम्बुलेंस अनुग्रह नारायण मेडिकल एंड हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। सिस्टम अभी तक कानून के दायरे में चल रहा था। फिर क्या, फिर उस सफर में लगभग 15 मिनट लगने चाहिए थे एक पेशेंट को क्राइसिस पोजीशन से लेकर हेल्थ केयर की जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन उस चलती गाड़ी के अंदर एक अलग ही डर का मंजर बन रहा था। जिन लोगों को उसकी जिंदगी की सिक्योरिटी सौंपी गई थी, उनमें एक ड्राइवर जिसका नाम विनय कुमार और एक टेक्नीशियन जिसका नेम अजीत कुमार जो कि नालंदा का रहने वाला था। इन दोनों ने उसकी लाचारी को जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देखा। जब वो बेहोश और अपना बचाव करने में असमर्थ थी, तब उस पर बेरहमी से असॉल्ट किया गया। बाद में उसके परिवार ने एक दिल तोड़ देने वाली कमी की तरफ इशारा किया। खास महिलाओं के लिए हो रही रिक्रूटमेंट ड्राइव में इमरजेंसी एम्बुलेंस में सिर्फ
मेल स्टाफ ही क्यों था। विक्टिम ने खुद पुलिस को बताया कि उस पर कई लोगों ने हमला किया था और आरोप लगाया कि एम्बुलेंस के अंदर 3 से 4 आदमियों ने उसे असॉल्ट किया। ये एक गैंग रेप है। अपने सबसे कमजोर पल में वो अपने हमलावरों के चंगुल में फंस चुकी थी। जरा सोचिए, एक पहले से बेहोश लड़की जिसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा देगी, लेकिन उसकी उम्मीद का प्रतीक एक डरावना कमरा बन गया था। सेक्शन 3 द आफ्टरमैथ एंड द कोरेजियस बॉयज। जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची तो महिला को एडमिट कर लिया गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने एक ऐसा दर्द महसूस किया जो मैदान पर बेहोश होने से कहीं ज्यादा गहरा था। हैरान करने वाली साफ यादों के साथ उसके 15 मिनट का एम्बुलेंस वाला सफर, कई टूटे फूटे लम्हों को जब उसने जोड़ा तो रिजल्ट सच में बेहद भयानक था। ट्रॉमा और शॉक के बावजूद उसने एक बेहद हिम्मत वाला काम किया। लड़की ने अपनी आवाज उठाई। उसने पुलिस और मेडिकल स्टाफ को असॉल्ट की रिपोर्ट की, जिससे तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बोध गया पुलिस स्टेशन में फौरन एक एफआईआर दर्ज की गई। क्राइम की गंभीरता को देखते हुए गया के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुमार ने केस को संभालने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। मामला ऐसा तेजी से आगे बढ़ा जो अक्सर देखने को नहीं मिलता। फॉरेंसिक टीम ने एम्बुलेंस से सैंपल कलेक्ट किए और इन्वेस्टिगेशन ने रिक्रूटमेंट ग्राउंड से हॉस्पिटल तक रास्ते की CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। डिजिटल ट्रायल साफ था, जिसने एम्बुलेंस के रूट और टाइमलाइन की पुष्टि की। विक्टिम के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली। शिकायत मिलने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में लिया, ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार। पुलिस की ये तेज कार्यवाही एक जरूरी पहला कदम था, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी मन में था। आखिर ये हुआ ही कैसे और क्यों हुआ, और आगे क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 4 अ सिस्टम इन कोलैप्स। ये भयानक असॉल्ट सिर्फ एक अचानक हुई हिंसा की घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर करना था। ये केस तुरंत बिहार में एक आग की तरह फैल गया। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से जूझ रहा है। यूनियन मिनिस्टर और LJP चीफ चिराग पासवान, जो सत्ताधारी सरकार के सहयोगी हैं, उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो एक ऐसी सरकार को समर्थन करते हुए दुखी हैं जहां क्राइम बेकाबू हो गया है। उन्होंने एक डरावनी स्थिति की ओर इशारा किया जहां प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने तक झुका था, एक ऐसी भावना जिसको नागरिक भी महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे चुनाव से पहले की राजनीतिक साजिश बता सकते हैं। पासवान ने तर्क दिया कि नागरिकों की सुरक्षा की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य की होती है। उनके शब्द एक बड़े डर को आवाज देते हैं। एक के बाद एक हत्याएं और हिंसा की घटनाओं ने हाल ही में राज्य को हिलाकर रख दिया। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार बिहार ने 2025 के पहले 6 महीनों में 1379 मर्डर्स रिकॉर्ड किए, जबकि नेता इस बात पर बहस करते हैं कि पर कैपिटा क्राइम रेट दूसरे राज्यों से कम है या नहीं। जमीन पर कई लोगों के लिए सच्चाई सिर्फ डर की है। इस केस ने कुछ बेहद खास कमियों को साफ साफ उजागर किया। प्राइवेट एम्बुलेंस स्टाफ की जांच कैसे की जाती थी, कमजोर पेशेंट तक पहुंचने वाले लोगों के बैकग्राउंड चेक किए गए थे। इस घटना ने निगरानी को चौंकाने वाली कमी को एक्सपोज किया और सरकारी कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रोटोकॉल्स पर गंभीर सवाल उठाए। महिला उम्मीदवारों के लिए आयोजित एक इवेंट में इमरजेंसी प्लान में महिला फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स शामिल होने चाहिए थे। सिस्टम ने सिर्फ इस महिला को ही निराश नहीं किया, बल्कि उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे हमलावरों को छुपने का मौका मिला। कंक्लूजन।
बोध गया एम्बुलेंस केस एक गहरे विश्वासघात की कहानी है। एक जवान महिला का जनता की सेवा करने का सपना उन्हीं लोगों ने एक डरावने सपने में बदल दिया जिन पर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी। तेजी से हुई गिरफ्तारियां एक जरूरी शुरुआत है और पुलिस ने फास्ट ट्रैक ट्रायल और सख्त से सख्त सजा दिलवाने का वादा किया है। लेकिन जस्टिस सिर्फ यही खत्म नहीं हो सकता। ये केस गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग करता है। ये जनता के विश्वास वाले हर पद पर बैठे लोगों के लिए सख्त बैकग्राउंड चेक करने का मांग करता है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में लागू होने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के बारे में आम जनता ने साझा जानने की मांग करता है और ऐसी लापरवाही के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मांग करता है जो अपराधियों को सबके सामने छुपा देती है। असली डर सिर्फ ये नहीं है कि उन 15 मिनट में देश की एक बेटी के साथ क्या क्या हुआ। असली डर ये एहसास है कि ये दोबारा हो सकता है और ये हर नागरिक को एक बेहद बेचैन करने वाला सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तो हमारी मदद के लिए आखिर कौन है? एंड फाइनली ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। आपके हिसाब से ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए कौन कौन से सिस्टमिक बदलाव जरूरी हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो प्लीज इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और जरूरी मामलों पर ऐसे ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।